राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी में सीवर लाइन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिससे 114 अनधिकृत कॉलोनियों में रह रही लगभग 7 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किराड़ी के लोगों ने विधानसभा चुनाव में हमें जिताकर अपना वादा पूरा किया और अब हमने चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे को पूरा किया। हालांकि कोरोना काल में धन की कमी होने के बावजूद विभिन्न खर्चों में कटौती करके 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवर प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 4 साल लगेंगे, लेकिन जनता का सहयोग रहा तो काफी कम समय में पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले किराड़ी क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने हर घर को पानी उपलब्ध करवाया था और अब हमारी सरकार हर घर को अच्छी सड़क और हर गली को सीवर लाइन देना चाहती है। तो टैक्स आना बंद हो गया क्योंकि लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सरकार का टैक्स कहां से आएगा? और दूसरी तरफ सरकार का खर्चा भी बहुत बढ़ गया। कोरोना की वजह से लोगों का इलाज कराने का खर्चा, जब लॉकडाउन लगा था हमने जगह जगह 1 करोड़ लोगों को राशन बांटा था, जगह जगह लोगों के लिए खाने का इंतजाम करा था। जितने हमारे ऑटो वाले भाई हैं उनको 5-5 हजार रुपए महीना दिया था। काफी लोगों के लिए काम, तो खर्चे बढ़ गए थे सरकार के, आमदनी खत्म हो गई। ऐसे में मैंने जब अपने अफसरों को कहा, मैंने कहा भाई किराड़ी वालों का ये सीवर का काम कराना है, तो अफसर बोले जी पैसा नहीं है, वजन देखना इसका। ये सीवर का आपका जो काम हो रहा है ये बहुत बड़ा काम है। 500 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है जी इसके ऊपर, 500 करोड़ रुपए का। मैंने अपने अफसरों को कहा, मैंने कहा भाई ये तैयारी करो, ये सीवर बनाना है, तो बोले जी पैसे नहीं है। मैंने कहा जो मर्जी करो, चाहे कहीं से लाओ पैसे, चाहे कहीं से पैसे काटो, जो मर्जी करो, मैं वादा करके आया हूं, मैं तो किराड़ी में मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो दोस्तों सारे अफसरों ने, सारे इंजीनियरों ने, सबने मिलके पिछले कई महीनों बैठ के आप सबके लिए 500 करोड़ रुपए का इंतजाम करा। इधर से काटा, उधर से काटा, ये कम करा, वो कम करा, लेकिन आज किराड़ी के लोगों को 500 करोड़ रुपए के सीवर और सड़क का इंतजाम करके लेके आया हूं मैं आपको। आज 114 कॉलोनियां, जिसमें से 105 कॉलोनी किराड़ी की है और 9 कॉलोनी उनका विधानसभा की है, उनका सीवर लाइन डालने का काम शुरू किया जा रहा है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ जो आपके एमएलए साहब हैं ऋतुराज जी, इन्होंने मुझे लगता है कि अपना इतना बड़ा डब्बा पैक करा के रोज पहुँच जाते थे कि भाई काम जल्द से जल्दी कराना है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी दूंगा, शाबाशी भी दूंगा। और साथ ही साथ सिर्फ यही काम नहीं है, इन्होंने अभी 3 एकड़ जमीन डीडीए से अलॉट कराई है अस्पताल के लिए, तो जल्द ही आपके यहाँ पर अस्पताल भी बनाया जाएगा। और जो सूखी नहर है, इस सूखी नहर से रोहतक रोड पे निकलने के लिए अंडरपास के लिए भी लगे हुए हैं और जल्द से जल्द इस अंडरपास का काम भी मुझे लगता है हो जाएगा। तो जिस तरीके से ऋतुराज जी अपना सारा ध्यान क्षेत्र की तरक्की पे लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये क्षेत्र थोड़े दिनों में रोहिणी से बेटर कराने लगेगा, रोहिणी से ज़्यादा यहाँ की कदर होने लगेगी। हमारे क्षेत्र के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किराड़ी के लोगों को भी अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। 24 कॉलोनी, अगर नगर, इंदर इंक्लेव, प्रेम नगर और हरी इंक्लेव की बहुत सारी कॉलोनीज के अंदर में सड़कों की हालत बहुत खराब थी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था और आज यहाँ आने से पहले उसके टेंडर वगैरह सब कुछ ओपन हो चुका है। उन 24 कॉलोनी के अंदर में सड़क का काम और सीवर का काम एक साथ होने के लिए जा रहा है। पूरे किराड़ी के अंदर में एक साथ सीवर की लाइन डलने के लिए जा रही है। हमेशा के लिए यहाँ गंदगी से मुक्ति मिलने वाली है। पूरे किराड़ी में कहीं सीवर की लाइन नहीं है, जिसके चलते आप किसी भी कॉलोनी में जाएंगे, किसी भी गली में जाएंगे, वहाँ चारों तरफ गंदगी भरा पड़ा है, नालियों में गंद बह रहा है। हम सबका जीवन नरकिया है।
तो इसकी दिशा में, इसको ठीक करने की दिशा में ये सबसे बड़ा मील का पत्थर होगा। जब एक बार में पूरी किराड़ी में सीवर की लाइन डल जाएगी और फिर जब सड़कें बनेगी तो सारा गंद सीवर से निकला करेगा, फिर वो नालियों में नहीं बहेगा, है ना। तो हमारा क्षेत्र भी, हमारे लोगों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा और अच्छे से रह सकते हैं, साफ सुथरे वातावरण में रह सकते हैं। इसकी लिहाज से ये प्रोजेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है ना। हमारे एरिया की 70% समस्याओं का निदान केवल सीवर के प्रोजेक्ट से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का उद्घाटन और पदार्पण किया। लोक नीति पार्टी के सदस्यों ने कहा कि इस पार्टी का मकसद राजनीति करना नहीं, बल्कि नागरिकों के हितों की रक्षा कर उन्हें एक ऐसा माहौल देना है जहां उनका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। आज एक लोक नीति पार्टी का पदार्पण हुआ है भारत के राजनीति में, जिसको आज आप लोग राजनीति कहते हैं, इसलिए हम ये राजनीति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये लोक नीति है। लोगों का देश है ये किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है। तो इसकी सूचना देते हुए हम आज इस लोक नीति का पदार्पण कर रहे हैं भारत की सोकोल्ड राजनीति के, और उस राजनीति के शब्द को हम हटाना चाहते हैं। हम कर रहे हैं कि न्यू एरा लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो सेवा भाव से, जिनमें पॉलिटिकल इन्फेक्शन नहीं है, जोड़ तोड़ और दूसरों को नीचा दिखा के खुद आगे बढ़ने की प्रवृत्ति वाले लोगों से हम बचना चाहते हैं। साफ छवि के लोग, सेवा भाव से जो आगे आएँ, उनको हम न्यू एरा लीडरशिप के रूप में देखना चाहते हैं। दूसरा, इसमें इनोवेटिव गवर्नेंस स्ट्रेटेजीज़ की हम बात कर रहे हैं। हम फैसिलिटेटिव गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। हम पर शासन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने फैसिलिटेट करना है। जो राज्य का जो रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, एक नागरिक को ऐसी व्यवस्था दे, ऐसा माहौल दे जहाँ पर उसका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। उसके लिए गवर्नेंस स्ट्रेटेजीज हमने डिवाइस की है कि कैसे होना चाहिए। जेपी सिंह साहनी, इलेक्शन आवाज़ से, और मेरे को एडवाइज़र बनाया है इसमें राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी में। आज एक लोक नीति पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक नीति पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि लास्ट माइल पे ऊपर गवर्नेंस जो है वो प्रोवाइड करना, और साफ़ सुथरी छवि के जो लोग हैं वो और अपना योगदान देते हैं हर एक फील्ड में, तो इसमें भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे जो है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स यहाँ से अपना क्वालिफाई करके और ट्रेन होके वो जाके अमेरिका का नासा को चलाते हैं और बड़े बड़े उनके प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, तो हमारे देश में भी चला सकते हैं। लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े अगर व्यवस्था अच्छी हो जाए। तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए ये पार्टी बनी है, क्योंकि ये राजनीति नहीं है, ये लोक नीति है, ये लोगों के लिए है। राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र को ये संदेश है कि हर एक हिंदुस्तानी की एक जिम्मेवारी है, अपनी अपनी जिम्मेवारी को वो पूरा करने के लिए अपना योगदान दें। आपके लिए जैसे आपका घर इम्पॉर्टेंट है, आपका बिजनेस इम्पॉर्टेंट है या आपकी नौकरी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही राष्ट्र भी इम्पॉर्टेंट है। आप अपना कुछ समय राष्ट्र के लिए भी दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार है। लोगों ने मुझे आज ये जिम्मेवारी दी है कि ये जो आज नवनिर्मित पार्टी है उसको आगे बढ़ाना है, इसके संगठन को बढ़ाना है और लोगों की आवाज़ को पूरा न्याय मिले। इस सारे व्यक्तियों का, राज्य का और राष्ट्र का सर्वांगी विकास हो और वो बिल्कुल न्यायिक हो, इसकी जिम्मेवारी के साथ मैं इसमें काम करूँगा। सभी व्यक्तियों का सर्वांगी विकास, राज्यों का सर्वांगी विकास, समाज का सर्वांगी विकास और राष्ट्र का सर्वांगी विकास, ये मुख्य उद्देश्य है। सभी की बातों को, सभी को न्याय मिले, सुदृढ़ता से इस देश को चले और बिना निर्विघ्न सारे कार्य हो, यही हमारा उद्देश्य है। राष्ट्र प्रथम कैसे बने, इस उद्देश्य में क्या? हाँ, देखिए, राष्ट्र प्रथम बने मतलब राष्ट्र है तो हम है, अगर हम राष्ट्र नहीं है तो हमारा कोई परिचय नहीं। ये स्वयं ही अपने आप में बताता है कि राष्ट्र प्रथम है। लोकनीति पार्टी का जैसे आज मतलब जो है शुभारंभ हुआ है, आज लॉन्च किया है अभी हमने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंस है जो राजनीति और लोकनीति के अंदर, कि हम मतलब जो है ये नहीं कि हम लोगों के ऊपर कुछ चीज़ थोपना है, ये कहना है कि लोग क्या चाहते हैं उसी को हम गवर्नेंस फैसिलिटेट करा रहे हैं। और उसके अंदर भी जो है डिटेल के अंदर बताया गया कि कैसे कैसे जो है उसको लागू करेंगे हम। राष्ट्र प्रथम के माध्यम से लोकनीति पार्टी राष्ट्र निर्माण का हम क्या योगदान दे रहा है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिटीजन्स अकाउंटेबिलिटी बिल की भी।
सिटीजन्स अकाउंटेबिलिटी बिल ऐसा बिल है जो मैंडेट करेगा कि आपको राष्ट्र को ऊपर रखना है, आपका जो कार्य व्यवहार है समुचित होना चाहिए, देश के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिससे ये बिल्कुल परिलक्षित होता है कि देश सर्वोपरि है, बाकी सारे उसके बाद है। इसकी जो डिटेल्स हैं इस पर वर्कआउट किया जाएगा, आपसे अलग से साझा किया जाएगा। इस लोकनीति पार्टी का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे समाज में चीज़ें जो व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रही है उसे पारदर्शिता के साथ हम लोग पेश करेंगे, लोगों को जो एक पारदर्शिता दिखाएंगे। हम सभी लोग चाहते हैं कि व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती है। उस चीज़ को करने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। हमारे जैसे लोग जो हैं अगर सामने नहीं आएंगे, हम जैसी जो जनता है, हम सामाजिक तौर पे जो अपना कार्य कर रहे हैं उस कार्य में भी अगर पारदर्शिता नहीं है तो उस पारदर्शिता को दिखाना भी तो एक सामाजिक कार्य है। तो मैं अपने ही लेवल पे कहूँगी कि मैं बहुत सारे सेक्टर्स पे काम करती हूँ। काम ठीक है होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो छुपी हुई रहती है, चीज़ें सामने क्लियर नहीं होती है। उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम लोग ऑडियो विजुअल के ज़रिए जो है चीज़ों को दिखाते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं इस पार्टी के साथ जुड़ी हूँ। इस पार्टी से जुड़ने का हमारा मोटो ये है कि जो हम लोग अपने एक सेक्टर पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, सामाजिक तौर पे जो काम कर, उस समाज में कौन सी चीज़ें जो है सही तरीके से नहीं हो रही है, वो किस तरह से सही हो, उस चीज़ को करने के लिए हम जो है इस पार्टी के ज़रिए जो है लोगों को अवेयर करेंगे। राष्ट्र को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सपनों की भारत की कल्पना हम सब लोग करते हैं ना। अगर करते हैं तो हमें करके दिखाना है, और एक आम नागरिक ही इस चीज़ को करके दिखाएगा। उसके लिए किसी पॉलिटिशियन का होना या किसी लीडर के होने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अगर पहला कदम उठाएंगे तो वो चीज़ खुद ब खुद आपके साथ 10 लोग कदम बढ़ाएंगे। बस शुरुआत करने की देर है। शुरुआत अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं, सही मोटो से करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी सिस्टमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री व विधायिका आतिशी मार्लेना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलावा दिल्ली के आसपास के अन्य राज्यों से प्रदूषण दिल्ली पहुंचता है, जबकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के अब तक कई कड़े प्रयास किए, लेकिन आसपास के राज्यों से फैल रहे प्रदूषण को कौन नियंत्रित करेगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रदूषण को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। दिल्ली के प्रदूषण के 2 स्रोत हैं। एक जो दिल्ली शहर से होने वाला प्रदूषण है, और बहुत सारा प्रदूषण दिल्ली में दिल्ली के बाहर से आता है। टेरी की 2 साल पहले की एक रिपोर्ट भी ये बताती है कि 60% से ज़्यादा जो दिल्ली में होने वाला प्रदूषण है वो दिल्ली के बाहर से आ रहा है। पिछले कई साल से दिल्ली सरकार तो अपने कई प्रयास कर रही है कि दिल्ली से होने वाले प्रदूषण को हम कम कर सकें, और उसका असर भी हुआ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट ने खुद कहा है कि दिल्ली में 25% प्रदूषण कम हुआ है। इसमें कई सारे प्रयास हैं जो दिल्ली सरकार ने किए हैं, चाहे 24 घंटे बिजली देना हो, जिसकी वजह से दिल्ली में जनरेटर्स का धुआं कम हुआ है। दिल्ली में जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्लीन फ्यूल पे शिफ्ट किया गया है। हाल ही में दिल्ली में एक बहुत प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी लाई गई है। पूरे देश में सिर्फ एक इकलौता राज्य है दिल्ली जिसने अपने सारे थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया है। इस साल पराली भी ना जलाई जाए, उसके लिए दिल्ली ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक बायो डिकम्पोजर का प्रयोग किया कि दिल्ली में जहाँ जहाँ पर भी खेती किसानी हो रही है वहाँ पे किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट बायो डिकम्पोजर दिया गया। तो मैं आज केंद्र सरकार के सामने 4 सवाल रखना चाहती हूँ कि जब एयर क्वालिटी कमीशन लैप्स हो गया है तो पहला सवाल मेरा ये है कि जो पराली जलती है, जिसके लिए पूसा इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट इफेक्टिव बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन बनाया है, पराली जलने पे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी पर कौन एक्शन लेने वाला है? ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल केंद्र सरकार से ये है कि दिल्ली के 300 किलोमीटर की रेडियस में 13 थर्मल पावर प्लांट चलते हैं जो सारी आउटडेटेड और पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजीज से चलते हैं, जो केंद्र सरकार के ही कई आदेशों बाद इन राज्यों द्वारा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान द्वारा बंद नहीं किए गए हैं। मेरा तीसरा सवाल केंद्र सरकार से, दिल्ली एनसीआर में, इनफैक्ट दिल्ली के बाहर ही
5,000 से ज़्यादा ईंट की भट्टियां हैं जो भी हाईली पोल्यूटिंग, जो अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी से पोल्यूटिंग फ्यूल से चलती हैं। इन 5,000 से ज़्यादा ईंट की भट्टियों पे अब जब एयर क्वालिटी कमीशन लैप्स कर गया है, कौन एक्शन लेने वाला है? और मेरा चौथा सवाल ये है कि हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, इन चारों स्टेट्स में जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पेट कोक, जो दुनिया का सबसे पोल्यूटिंग फ्यूल माना जाता है, ऐसा ईंधन जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है, इन चारों राज्यों में जो सारे उद्योग हैं पेट कोक का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब एयर क्वालिटी कमीशन लैप्स कर गया है, तो कौन इन इंडस्ट्रीज पे और इन राज्यों पे एक्शन लेने वाला है? दिल्ली के डीसीपी ऑफिस जनकपुरी में केंद्र सरकार द्वारा मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोर्स करने वाले युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इस मेगा जॉब फेयर में सैकड़ों युवाओं ने रोजगार प्राप्त करने हेतु भाग लिया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सभी केंद्रों के युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। मेगा जॉब फेयर में कई बड़ी कंपनियों ने स्टाफ हेतु आवेदकों के इंटरव्यू लिए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो शिक्षित बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश करते हैं, उन युवक और युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। प्रतिदिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर अब बिहार राज्य के मोकामा में सड़क अनुसंधान केंद्र बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की पहल पर मोकामा में 50 करोड़ की लागत से सड़क अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। वहां सड़कों से जुड़े मामलों पर अनुसंधान का काम होगा। पंचायती राज मंत्री ने विधान परिषद में सरकार का पक्ष रखते हुए इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देशन में हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार के लिए प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एवं रिसर्च फाउंडेशन राजकोट तथा IGIC व IGIMS में व्यवस्था की जा रही है। पटना एम्स में मरीजों के साथ आने वाले लोगों के ठहरने के लिए भवन बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बहेड़ी के पूर्व विधायक हरे कृष्ण यादव के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने शोक संदेश में कहा कि वह एक कुशल राजनेता थे। उनके निधन से राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। साथ ही उन्होंने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पंचायत आम चुनाव 2021 के सफल, सुचारू एवं शांतिपूर्ण आयोजन हेतु 17 कोषांगों का गठन कर प्रत्येक के लिए वरीय एवं प्रभारी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर अपने अपने कोषांग के कार्यों का निष्पादन का निर्देश दिया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पंचायत चुनाव, मद निषेध, भूमि विवाद एवं विधि व्यवस्था से संबंधित समीक्षा बैठक की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सीवान के जिलाधिकारी श्री अमित कुमार पांडे ने समाहरणालय सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बेतिया के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला सैरात सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की बैठक की गई। इस मौके पर अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सभी SDM एवं DCLR तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समित की अध्यक्षता में 17 मार्च 2021 को जिला स्थापना दिवस को समारोह पूर्वक मनाए जाने हेतु समाहरणालय सभागार में बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु आयोजित कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया।
प्रमंडलीय आयुक्त श्री राहुल रंजन महिवाल ने सहरसा जिले के अगवानपुर में भारतीय मंडन कृषि महाविद्यालय में नवीनतम कृषि तकनीकों से किसानों को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति उपस्थित थे। वैशाली की जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने खनन पदाधिकारी से ओवरलोडेड बालू ट्रक एवं उसके अवैध खनन की रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। इन दिनों बिहार के दरभंगा में बंदरों का आतंक जोरों पर है। बंदरों की वजह से रिहायशी इलाकों में लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मीर झा की इस रिपोर्ट में। इन दिनों दरभंगा शहर में बंदरों का आतंक सर चढ़ के बोल रहा है। विभिन्न मोहल्लों में काफी संख्या में बंदर मोहल्लों में पहुंच के उत्पात मचाते, घर में घुसकर घर में घरे बन रहे खाने को छीन लेते, आटा को छीन लेते और तरह तरह का उपद्रव इन दिनों दरभंगा में बंदरों के द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है। लोग बाग सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं और कई लोगों को तो बंदर ने काट कर जख्मी भी कर दिया है। मैं दरभंगा के रामबाग मोहल्ले से भी दिखा रहा हूँ। सैकड़ों बंदर का झुंड तमाम घरों में पहुंचकर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों का खाना पीना तक छीन ले रहा है। प्रशासन इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। देखिए दरभंगा के रामबाग, शुभंकरपुर, मिश्रीगंज, दिलखुशबाग, लक्ष्मी सागर, लहरिया सराय, बलभद्रपुर, रामगंज, करमगंज, कबड़ा घाट सहित तमाम जगहों पर हजारों हजार बंदर इन दिनों उत्पात मचाकर लोगों का जीना मुहाल किए हुए हैं। कल विधानसभा के दरभंगा नगर के विधायक विधानसभा में बंदरों के उत्पात से संबंधित प्रश्न को उठाया और सरकार से मांग की है कि दरभंगा शहर में बंदरों के उत्पात से आम लोगों को बचाया जाए और इन आवारा बंदरों को नगर निगम, जिला प्रशासन पकड़कर वन्य जीव विभाग को सौंपे। मैं मिहिर कुमार झा, DID न्यूज के लिए दरभंगा से। राष्ट्र प्रथम की टीम आज आपको मिथिलांचल के मधुबनी जिले से उच्चैठ वासिनी भगवती माता मंदिर के दर्शन करवा रही है। इस मंदिर की मान्यता सैकड़ों वर्ष पुरानी है। यहाँ भक्तों का मानना है कि कई सालों वर्ष पूर्व भगवती माता यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मीर झा की इस रिपोर्ट में। पूर्णतः भक्तिमय वातावरण में उच्चैठ वासिनी माँ विराज रही है। भक्तों की अपार श्रद्धा और आसपास के गांव की महिला भक्त, पुरुष भक्त और नौजवान भक्त भी माँ के दर्शन पूजन को आ रहे हैं। पूरे मिथिलांचल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में उच्चैठ वासिनी भगवती माता का स्थान काफी अहम माना जाता है। आज मैं अपने तमाम दर्शकों को DID न्यूज की तरफ से उच्चैठ वासिनी भगवती माता का दर्शन करवा रहा हूँ और यह माता का जो स्थान है, माँ जो यहाँ विराज रही है, लगभग 1200-1300 साल पूर्व माँ यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। तब से मिथिलांचल के मधुबनी जिला से 30 किलोमीटर अवस्थित बेनीपट्टी अनुमंडल के उच्चैठ ग्राम में कालीदास का भी ढीह है। प्रखंड विद्वान कालीदास और उच्चैठ भगवती का अनन्य संबंध है और माँ के विषय में कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से दरबार में आते हैं उनकी माँ प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करती है। और यहाँ नवरात्रा में खासा उत्सव मनाया जाता है और आप उच्चैठ वासिनी भगवती का दर्शन कीजिए। माँ की महिमा अपरंपार है। यह देखिए मंदिर के बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। कितनी श्रद्धामय भक्तिपूर्ण वातावरण में यहाँ माँ की पूजा अर्चना हो रही है। सामने शिव मंदिर, माँ उच्चैठ वासिनी के ठीक सामने श्रद्धा के साथ लोग आ रहे हैं और अपने मनोवांछित फल को
प्राप्ति कर रहे हैं। मैं आपको पूरे मंदिर का स्वरूप दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी व्यवस्था बढ़िया है, भक्तिमय नजारा है और उच्चैठ वासिनी माता का महिमा अपरंपार है। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस पूरे शहर में राष्ट्रीय ध्वज लगाने और बुजुर्गों को मुफ्त में अयोध्या यात्रा पर भेजने की उनकी सरकार की योजना को लेकर क्या कह रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भाजपा असम के नायकों को उचित सम्मान देने वाली एकमात्र पार्टी है। भारत में 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड हुए 26,291 नए केस। एक दिन में 118 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान कमल हसन की कार पर युवक ने किया हमला। 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ आज और कल देश भर में बैंककर्मी हड़ताल पर हैं। बिहार में रसोई गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 4 बच्चों समेत 5 लोग जिंदा जले। आज वैश्विक बाजारों के अनुरूप भारत में सोने और चांदी की वायदा कीमतों में बढ़ोतरी हुई। गाजियाबाद में डासना टोल प्लाजा पर कर्मचारी के साथ मारपीट कर पैसे लूटे। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों को बड़ी राहत। पुलिस ने यूपी गेट पर NH-24 की एक लेन खोली है। ड्वेन ब्रावो ने जड़ा शतक। वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम की। भारत में अभी तक जो है काफी विकास किया है भारत ने, बट भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में जो है आपका क्या राय है? देखिए, विश्व गुरु भारत था, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा कि हमारा देश किन्हीं कारणों से 1500 वर्ष की गुलामी को सहता रहा। जिन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया, उन लोगों ने हमारी शिक्षा पद्धति को बिल्कुल तोड़ दिया। इतिहास को इसलिए बदला गया कि हमारे इतिहास में कुछ ऐसे विषय डाल दिए गए जिससे हमारे देश की जनता लड़ते लड़ते ही मर जाए, इसका विकास पर ध्यान जाए ही नहीं। इस हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर को इस देश की जनता को लड़ाने का एक प्रयास किया था। उस इतिहास को पुनर्लेखन की जरूरत है। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में जो है आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार आज जड़ में घुस चुका है और जब तक इस भ्रष्टाचार की जड़ में मट्ठा नहीं डाला जाएगा तब तक इसका विनाश नहीं हो सकता। कारण क्या है कि हमारे देश में संविधान के हिसाब से जो ब्यूरोक्रेसी यानी जिसे कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका का जब गठन हुआ तो ये हावी हो गई। होना हावी किसको चाहिए था? जनता को। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। संविधान इसलिए होना चाहिए था मेरे देश का, लेकिन हुआ क्या, इसमें कार्यपालिका हावी हो गई। आज तो देखने को यह आता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी जो शासन है उसके सामने न्यायपालिका भी बौनी साबित हो रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, देखिए सरकारें होती हैं, ये पार्टियों के मतभेद हैं आपस में जो इतना सामंजस्य नहीं लेकर चलते। राज्यों को और केंद्रों को मिलकर के काम करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि केंद्र जिन राज्यों में उनकी खुद की पार्टी की सरकारें होती हैं वहाँ उनका विकास मुद्दा होता है, ऊपर जिन अधिकारों का प्रयोग केंद्र और राज्यों को करना चाहिए वो ठीक रूप से जनता के हित पर सही कसौटी पर सही नहीं उतर रहे हैं। उनको जनता की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा, राज्यों को भी सोचना पड़ेगा और केंद्र को भी सोचना पड़ेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम के कार्यक्रम से बने रहें। नेशनल
टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।